हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 ओके और चेक करेंगे उसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट है या नहीं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे सेम उसके जैसा है। आपको ऑप्टिमलिटी के बारे में यहाँ पर चेक करना है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। पहले आपको बोला गया एक इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालो। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन मतलब एक स्टार्टिंग का सॉल्यूशन निकालो। और स्टार्टिंग का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास कितनी मेथड है? 3 मेथड है। एक तो देखो पहली मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, दूसरी मेथड है वोगेल मेथड, तीसरी मेथड मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम वाली मेथड। तो यहां पर ये 3 में से कौन सी मेथड इनिशियली करनी है, स्टार्टिंग में कौन सी करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर उसने वही बोला कि स्टार्टिंग में कौन सी मेथड करनी है, तो बोला है सॉल्यूशन बाय द वोगेल मेथड। देखो यहां पर बोला भी है, बोले कि स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन करोगे वो वोगेल मेथड से करोगे, ठीक है। इनिशियली आप वोगेल मेथड स्टार्ट करो और वोगेल मेथड से जो भी आंसर आया, देखो यहां पर लिखा है ऑब्टेन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल्सो टेस्ट वेदर इट इज ऑप्टिमल और नॉट। क्या वो ऑप्टिमल है, मतलब वो बेस्ट आंसर है, मतलब उससे और कम होने का कोई चांसेस ही नहीं है। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा आंसर आया था उससे कम आंसर लाने का कोई संभावना ही नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, नो आंसर ही नहीं आ रहा था। जो आंसर आया था वो फाइनल था। तो यहां पर भी आपको यही बोला है कि वोगेल मेथड से टेस्ट करो और फिर उसको चेक करो कि इट इज ऑप्टिमल और नॉट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि आपको बोला ही नहीं होता कि कौन सी मेथड स्टार्टिंग में करनी है इनिशियल बेस पे, तो वहां पर आप पहले वोगेल ही करोगे, बिकॉज वोगेल इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। कि वो जो वोगेल की मेथड है ना, वो 90% केस ऐसे होते हैं वोगेल के, वहां पर आपको ऑप्टिमल के पास में ही आता है आंसर, ठीक है। वोगेल का जो आंसर होता है वो ऑप्टिमल के पास ही आता है, तो वोगेल जो है वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो वोगेल मेथड करने की फिर ऑप्टिमल करने का, ठीक है। और अगर बोल दिया है कि चलो मिनिमम मेथड करो फिर मतलब वोगेल मेथड, मतलब मिनिमम मेथड करो फिर उसको टेस्ट करो ऑप्टिमलिटी, तो फिर देखो इंफॉर्मेशन जहां पर है ना वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन के थ्रू ही काम करना है, सीधी बात है। इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर वोगेल करो फिर ऑप्टिमल करो। अब यहां पर तो इंफॉर्मेशन थी, वोगेल फिर ऑप्टिमल, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं, वापस समझ लेना बहुत अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो सबसे पहला काम ये चेक करना है कि चेक इसको कि क्या ये इक्वल है दोनों साइड का। चेक करो 100 और यहां पर भी 100 हो रहा है, और ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर चेक करते नहीं है और फिर लास्ट में पूरा क्वेश्चन खत्म होता है, फिर पता चलता है कि यार वो मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला स्टेप ये होना चाहिए, अगर उन लोगों ने मैच करके दे दिया तो डेट इज ओके, नहीं दिया तो पहले आप खुद चेक करो, आप अंधेरे में मत रहो, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम है वोगेल निकालना है, तो पेनल्टी। अच्छा, पेनल्टी कैसे निकालते हैं? मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम डिफरेंस, ये मिनिमम है, इसके बाद 14 है, मतलब पेनल्टी 2 आ गई। यहां पर मिनिमम 14 है और दूसरा मिनिमम भी 14 है, तो डेट मीन्स के 0। ऐसा मत करना कि 14 के बाद सीधा वो 15 पकड़ लो। अगर दो वैल्यू सेम है मिनिमम की तो डिफरेंस 0 ही आएगा पेनल्टी का, डेट्स फाइनल। 14 15 मतलब 1, यहां पर 12 और दूसरा भी 12 है मतलब 0, दैट्स इट। यहां पर 14 है, सीधा देखे तो यहां पर 14 है और दूसरा मिनिमम 15 है, तो डेट मीन्स कि आपका पेनल्टी होगा 1। यहां पर 12 है सबसे कम और दूसरा 12 भी है, तो मतलब 0 हो गया। यहां पर 14 है, नहीं सॉरी 12 है और दूसरा मिनिमम है आपका 14 है, तो डेट मीन्स कि आपका आंसर होगा 2। यहां पर आपका मिनिमम 13 है और दूसरा मिनिमम है 14 है, तो मतलब आंसर आने वाला है 1।
ये पहले क्लियर होना चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। ये वॉगेल मेथड हो गया। देखो जरूरी नहीं है एग्जाम में ऑप्टिमलिटी आ ही जाए, ठीक है, लेकिन पहले इनिशियल मेथड सारी सीख लो अच्छे से, फिर जाके ऑप्टिमल करो। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा मतलब पहले ही मेथड से मतलब ऑप्टिमलिटी चालू कर देंगे, तो फिर मतलब वो समझ में नहीं आता। स्टेप बाय स्टेप ही चैप्टर सीखा जाता है। आप पहली सीढ़ी चलोगे फिर ही मतलब नेक्स्ट पे जाओगे, फिर ही थर्ड पे जाओगे, वैसा है मतलब ये चैप्टर में। आप सीधा मतलब डायरेक्ट लास्ट पे नहीं जा सकते। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, वो पेनल्टी कौन सी ज़्यादा है। अब पेनल्टी यहाँ पर दो जगह ज़्यादा है। देखो एक तो यहाँ पर 2 में पेनल्टी ज़्यादा है और एक तो यहाँ पर 2 पेनल्टी ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ पर एक काम करो, ये वाली लाइन में देखो सबसे कम कौन दिख रहा है, आप बोलोगे सर 12। और ये वाली लाइन में सर देखो तो सबसे कम कौन दिख रहा है, आप बोलोगे सर 12। चलो वहां पर भी टाई हो गया, ठीक है, वहां पर भी टाई हो रहा है, मतलब भगवान बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर अलोकेशन देख लो कि यहाँ पर कितना अलोकेशन जा रहा है। तो देखो 30 जाएगा, मतलब 39 और यहाँ पर 30 है तो 30 ही जा सकता, ठीक है। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 39 है, लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या जा रहा है 24 और 22, तो यहाँ पर जा सकता है 22। तो मुझे बेस्ट कौन सा लग रहा है, तो मैंने बोला था जितना कम कॉस्ट पे ज़्यादा यूनिट मंगवा सकते हो, मतलब जितना कम भाव पे ज़्यादा खरीदी कर सकते हो वो कर लो, वही बेटर है ना। अगर आप बिजनेसमैन माइंड रखते हो तो जितना कम रेट पे ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हो उतना खरीद लोगे कि नहीं खरीद लोगे। तो वही फॉलो करना है यहाँ पर कि आपको बेस्ट ऑप्शन ये वाला लगना चाहिए, ये वाला दिखना चाहिए। बोलो ये बात समझ में आई, ये दिखना चाहिए आपको। आप 22 यूनिट 12 पे मंगवाओगे वो बेटर है या 30 यूनिट 12 पे मंगवाओगे वो बेटर है? 30 यूनिट 12 पे मंगवाओगे वो बेटर। तो ये क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन देखो सिलेक्ट किया है ना, वो मतलब वो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, मैंने समझा है, उस हिसाब से बेस्ट। अभी आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मुझे मैंने बताया आप मैसेज करो तो मैं वो हिसाब से क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप मतलब देख के लिया है कि हाँ ये सिखाना है फिर ये सिखाना है, वैसा। तो देखो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन है वो ये बेस्ट ऑप्शन आ गया, मतलब सब कुछ देखने के बाद नजर आ रहा है कि भाई हमको यहाँ पर 30 नजर आ रहा है बेस्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन पता है 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधी बात है एग्जाम में पूछा होगा तो मतलब अच्छा ही क्वेश्चन होगा। ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, मतलब यहाँ पर 9 बज गया और यहाँ पर 9 बज गया तो कौन खत्म हो गया, बी की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई ना, तो बी को निकाल दो क्वेश्चन से, ठीक है, उसको निकाल दो, फिनिश। नेक्स्ट स्टेप फिर से जो काम अभी तक करते आए वो वापस फिर से करना है। पेनल्टी, पेनल्टी मतलब कि 14 मतलब 0 हो गया, चलो 14 मतलब कि यहाँ पर 1 हो गया, 14 मतलब कि यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 12 और 13 मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाता है। यहाँ पर देखें तो 14 मतलब कि 1 हो जाता है। यहाँ पर तो इसकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो मतलब निकल ही गया ना, बी तो मतलब बी का तो काम तमाम हो गया, निकल गया। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर दूसरा देखो तो 14 है, तो मतलब आपका आंसर होगा 2, और यहाँ पर आपका 13 है और मतलब ये का आंसर आएगा, ठीक है। ये सब हो गया, उसके बाद इसको निकाल देते, चलो काम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यहाँ पर डिफरेंस मतलब कि यहाँ पर जो पेनल्टी है वो 2 दिख रही है। अब 2 की लाइन में देखोगे तो अभी 12 आ गया, देख लो, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं मुझे कि सर यहाँ पर पहले ये 12 पे भी दे देते तो भी हमारा तो आंसर आ रहा है, तो आएगा भाई, वो आएगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना ये चैप्टर मतलब कि बहुत है, मतलब चैप्टर में समझने के लिए बहुत है। कई बार गलती भी करते हो तो भी आंसर आ जाता है, क्योंकि गलती करने से वो इफेक्ट नहीं होता है जो होना चाहिए, इसीलिए वो आ जाता है। तो ये नहीं है, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ बेस्ट है, उस हिसाब से काम करो,
आएगा। अब यहाँ पर अगर पहले वो 12 पे मतलब ये 12 पे भी दे देते तो भी मतलब कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा तो आंसर आ रहा है, तो आएगा ही वहां पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, क्यों आएगा उसका रीजन एक बार देखना, ये सब एनालिसिस करो तभी जाके आपको पता चलेगा। लेकिन सर टाइम कितना है अपने पास, नहीं है ना अभी इतना। 2 हो गया, तो ये 12 पे हो गया, इसका काम तमाम हो गया। देखो एक ये चैप्टर अगर बहुत अच्छे से सीखना है ना, अगर सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए सीखना है तो काम हो गया। मतलब रियलिटी अगर आपको आगे चल के मतलब ठीक से सीखना है, अगर आपको मतलब आगे चल के पढ़ाना है, मतलब इस फील्ड में आना है पढ़ाने वाली, तो मतलब आपको अच्छे से सीखना हो तो इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको इस चैप्टर को खुद एनालिसिस डिटेल करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो सिखा रहे हैं, खुद भी एनालिसिस डिटेल में करना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया। अब जो डिफरेंस बचा ना वो यहाँ पर तो 1 और यहाँ पर 1 बचा। अब जो बच गया उधर डिफरेंस देखो, यहाँ पर तो 16 और 14 बचा, मतलब 2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर 15 और 14 बचा तो मतलब 1 का ही डिफरेंस आने वाला, पर ये तो 3 का डिफरेंस लाएगा। यहाँ पर डिफरेंस लाने वाला है 2 का। ओके, अब आप देखो कौन सा डिफरेंस आपका ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 3 पर। 3 पर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो 3 की लाइन में देखो तो यहाँ पर 14 कम है, 17 तो ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर 17 22, तो 17 का अलोकेशन दे सकते हैं आप, 17 का दे दो, 22 में से 17 गया मतलब 5 यहाँ पर बच गया। तो अभी देखो अभी कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है, F3 का स्टॉक खत्म हो रहा है, 17 का जो उसकी सप्लाई थी वो खत्म हो रही है, तो मतलब ये अभी कैंसिल हो जाएगा आपका। हो गया स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर और वापस डिफरेंस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर और डिफरेंस निकाल लेते। चलो 2 1 और 2, ठीक है, इसका नहीं निकलेगा अब। ठीक है, इसका नहीं निकलेगा। और यहाँ पर डिफरेंस होगा 14 और 15 का 1 होगा, और यहाँ पर 13 14 का 1 होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस में वापस देखो, यहाँ पर डिफरेंस में वापस देखो, वापस टाई हो रहा है डिफरेंस में। सर यहाँ पर भी 2 आ रहा है और सर यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, पहले ये वाले 2 के अंदर देखो मिनिमम कॉस्ट कौन है, 14 है, और ये वाले 2 के अंदर देखो मिनिमम कॉस्ट कौन है, 13 है। तो बात क्लियर हो गई, 14 से तो 13 कम है, तो 14 को छोड़ो, 13 को पकड़ो, 13 पे अलोकेशन दे दो। 13 पर अलोकेशन दे दो, कितना दोगे, 2 या 5? तो 2 देने वाले, 2 देने वाले, तो 5 में से 2 का अलोकेशन दे दिया, तो डेट मीन्स कि आप 3 का अलोकेशन बाद में किसी और को दे दोगे। इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, F3 का मतलब काम हो गया, F3 के पास स्टॉक भी अभी नहीं रहा, जो 2 बचा था वो भी दे दिया, ख़त्म हो गया। अभी फिर से एक बार पेनल्टी का काम करना पड़ने वाला है। ठीक है, देखो, और ये आ गया 2 और यहाँ पर आ गई 1 पेनल्टी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो मतलब देखो थोड़ा बड़ा ही होगा, तो इस हिसाब से पेनल्टी भी देखो बार बार निकालनी पड़ेगी। देखो इससे कम पेनल्टी में निकालने का कोई चांस नहीं बनता, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन में इतना तो करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पेनल्टी वापस टाई हो रही है, वापस टाई हो रही है। देखो यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, और दोनों 2 के अंदर देखते हैं ना, तो ये वाले 2 की लाइन में देखें तो यहाँ पर 14 जो है वो सबसे कम कॉस्ट है, और ये वाले मतलब एक ही लाइन में देखें तो सबसे कम कॉस्ट भी 14 है। फिर से वही पोजीशन पे आ गए जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तो यहाँ पर अब देखो क्या करोगे, अलोकेशन देखो यहाँ पर कितना अलोट कर सकते हैं इस आदमी को, मतलब 20। ठीक है, और यहाँ पर तो 3 ही अलोकेशन दे सकते हैं, देखो ना नीचे 3 ही है, डी के पास अभी 3 की ज़रूरत है डी को। ठीक है, तो बैटर कौन है? तो मैंने आपको बोला कि बैटर वो है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंगवा सकते हैं, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा मंगवा सकते हैं, तो ये वाले 14 पे ज़्यादा मंगवा सकते हैं, 20 यूनिट्स मंगवा सकते हैं 14 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो ये 20 और ये 26 कैंसिल हुआ तो 6 बचेगा, मतलब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया।
ओके, एंड नाउ आपके पास एक ही रो बच गई F1 की, तो यहाँ पर उसको 6 की और रिक्वायरमेंट बाकी थी, उसको 6 दे देंगे, इसकी 3 की रिक्वायरमेंट बाकी थी, उसको 3 दे देंगे, और ये 9 खत्म हो गया, 6 और 3 मिलके 9, बात खत्म, पूरा क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो ये था वोगेल का पहला इनिशियल क्वेश्चन। अब यहां पर उसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते, टोटल कॉस्ट। ओके, यहां पर जो कॉस्ट है उसमें अगर एक बार देखते हैं तो देखो F1 से 3 जगह पर गुड्स जा रहे, F1 से 3 जगह पर गुड्स जा रहे, A, B एंड D। ठीक है, तो यहां पर F1 से A को भी जा रहा है, F1 से B को भी जा रहा है, F1 से D को भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 और 16, 30 और 12, तो ये 6 और 16 हो गया, 30 और 12 हो गया, 3 और 14 हो गया, 3 और 14 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर F2 की बात करें तो F2 में A और बस A पे ही जा रहा है, मतलब F2 से सिर्फ गुड्स A पे ही जा रहा है। कितना जा रहा है? 20 यूनिट जा रहा है 14 रुपये की प्राइस पे। ओके चलो, और F3 पे सिर्फ D पे ही जा रहा है, F3 से सिर्फ D पे ही जा रहा है, और कितने प्राइस पे जा रहा है? 17, 14 की प्राइस पे। ठीक है, और F4 से कितने पे जा रहा है? तो एक तो 22 यूनिट C पे जा रहा है और D पे 2 यूनिट जा रहा है। कितना आ रहा है? 12 और 13। ओके चलो, 12 और 13। चलो, तो मल्टीप्लाई करेंगे सबको और फिर इस सब का एक टोटल। ओके अच्छे से चलो, 6 और 16 96 हो गया। ओके, 30 और 12 360 हो जाएगा, 3 और 14 42 हो जाएगा, 20 और 14 आपका 280 हो जाएगा, 17 और 14 आपको 238 मिलेगा, 22 और 12 आपको 264 मिलेगा, और 2 और 13 आपको 26 मिलेगा, और टोटल कॉस्ट आपकी रहेगी 1306। ये आपका आंसर आया, फाइनल कॉस्ट। क्या इसमें और कुछ कम होने का चांसेस है, ऑप्टिमल और नॉट? चलो टेस्ट करते। ओके टेस्ट करते। नंबर ऑफ अलोकेशन, नंबर ऑफ अलोकेशन, चलिए तो अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ अलोकेशन की बात करें तो यहां पर कितने अलोकेशन नजर आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास यहां पर 7 अलोकेशन है, और ये 7 अलोकेशन आपके m+n-1 के हिसाब से है। देखो m मतलब कि रो, और कॉलम भी 4 है, मतलब देखो यहाँ पर m जो है वो भी आपका 4 है, और जो आपका ये ऊपर का कॉलम जो है वो भी आपकी 4 है, मतलब दोनों 4 4 है, तो मतलब 4 + 4 - 1, दैट मीन्स कि आपका 7 बनता है। यस ये टैली हो रहा है, यस सेटिस्फाइड, कंडीशन ऑफ m+n-1। ठीक है, तो अब हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाने के लिए क्या करना है? देखो अब ध्यान से यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले अलोकेटेड सेल के लिए क्या करना है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और अलोकेटेड सेल ओनली के जहां पर जिसको अलोकेशन मिला है सिर्फ उसको ही देखना है। तो अलोकेटेड सेल की कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू की बात बोल रहा हूँ, कॉस्ट वैल्यू के मतलब ये बाहर की वैल्यू जो 16 है,
14 है, 12 है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखनी है आपको 16, 14, 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14, 14, 13 और 12, ओके। तो वो यहाँ पर लिख देना है 14, 14, 13 और 12, ओके। खत्म। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, वो ध्यान से करना है। देखो जो भी करना है, देखो यू आई और वी जे, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से आपको ये देखना है कि कौन सी रो में ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है। तो देखो एक तो F1 में 3 अमाउंट है और एक तो D के अंदर 3 अमाउंट है। तो आप किसी के भी सामने 0 ले लो, किसी के भी सामने आपकी जहाँ पर इच्छा हो रही है वहाँ पर 0 ले लो। मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके सामने 0 ले लेता हूँ। क्यों लिया मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पर नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर दिख रहे हैं, 16, 12 और 14। तो अगर आप डी में भी देखोगे तो डी में भी तो 3 नंबर है, 14, 14 और 13। तो आप उधर भी 0 ले सकते थे डी के सामने, तो भी चलेगा। मतलब किसी एक से स्टार्ट करना है, आंसर तो सेम आने वाला। मतलब यहाँ पर 16, 12 और 14 ये फिर बाहर लिख दो। जिसके सामने 0 ले लिया उसको यहाँ पर बाहर लिख दो, ठीक है। कि 16, 12 और 14 जो है उसको बाहर लिख दो, क्योंकि उसके सामने हमने 0 ले लिया। उसका रीज़न भी मैंने आपको कल बता दिया था। क्या बताया था कि आपका ये जो 16 है ना, मतलब देखो ये जो 16 और ये 0 प्लस करके अंदर की बीच की अमाउंट होनी चाहिए 16, ठीक है। वैसा तो वो तो होने ही वाली है ना, क्योंकि हमने वही तो किया कि 0 बाहर लेके, मतलब फिर जो काम करना था वही तो किया। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 14 है। मतलब देखो मेरा 16 अमाउंट है और मुझे यहाँ पर यू, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताई ऊपर, देखो यू आई प्लस वी जे। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर यू पता नहीं है, यहाँ पर आपको वी पता है। मतलब यू आई मुझे पता नहीं है, वी पता है, मुझे कितना आना चाहिए 16। और इन दोनों का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, सी आई जे। सी आई जे मतलब व्हाट, अंदर की जो अमाउंट है 14 वो आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि मेरा जो यू आई है वो कितना रखना पड़ेगा। तो 14 में से 16 माइनस करना पड़ेगा, तो यू आई का मतलब क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो 16 में से मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके बीच में 14 आएगा। बस काम खत्म, इतनी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, 0 ही होगा, तभी तो 0 प्लस 14 14 हो गया। और यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 13 है, तो मतलब यहाँ पर 14 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी बीच में 13 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा मुझे ये बताओ। तो 12 है, 1 है, तो यहाँ पर मुझे 13 रखना पड़ेगा, तभी 13 में से 1 माइनस करूँ तो बीच में 12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे 13 और 1 को टोटल करना है, तो टोटल करके 12 लाना है, तो वो 1 तो माइनस में, तो टोटल करूंगा तो माइनस होगा। तो मुझे पता चलना चाहिए कि वहां पर 13 ही रखना पड़ेगा, तभी जाके 1 माइनस करके 12 हो सकता है, ठीक है। चलो ये काम आपका फिनिश हुआ। अब आपको काम करना है यहां पर नॉन अलोकेटेड सेल के लिए। नॉन अलोकेटेड सेल मतलब कि क्या करना है कि आपको जहां पर ऊपर अमाउंट है वहां पर कैंसिल कर देना है, ओके। और आप यू आई लिख दो, जो भी आया 0 -2 0 और -1, वीजे भी लिख दो 16 12 13 और 14, और टोटल करके बीच में लिखते जाओ, ठीक है। टोटल करके क्या लिख जाओ, बीच में लिखते जाओ, इसमें टोटल आएगा प्लस आएगा, ठीक है। आपको टोटल करके बीच में लिखते जाना, ठीक है। मतलब देखो 0 में 13 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर 14 में 2 ऐड करोगे तो मतलब 12 आ जाएगा, 13 में -2 ऐड करोगे तो मतलब 11 आ जाएगा, 12 में -2 ऐड करोगे तो बीच में 10 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में 0 ऐड करोगे तो ये 12 ही आ जाएगा, 13 में 0 ऐड करने से 13 ही आ जाएगा। मतलब पता है ना, UI और VJ कर रहे हैं बस, बीच और कुछ नहीं, और जो भी बीच में आएगा उसको ZIJ का एक नाम दिया है। यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर 16 ही होगा। ये फाइनल हो गया, ठीक है। चलो, और अब जो करना है वो खास और इम्पोर्टेंट बात है। अब जो करना है वो भी कौन से के लिए करना है, नॉन अलोकेटेड सेल के लिए ही करना है। मतलब आपको देखो यहाँ पर C में ये 13 दिख रहा है, वो 13 जो है उसमें किस में से माइनस करना है। देखो आपके स्टार्टिंग का जो टेबल था ना, यहाँ पर क्या है 14 है और वहाँ पर नीचे क्या था 13। ये 14 में से वो 13 माइनस करो तो कितना आता है, 14 में से ये 13 माइनस करो तो कितना आता है, 1 आ जाता है, ठीक है। वैसे जो आपका क्वेश्चन था ना, आपका जो ओरिजिनल टेबल था, वहाँ की अमाउंट को यहाँ की अमाउंट से माइनस कर दो। ध्यान रखना है आपके जो वो वाले टेबल में से ये माइनस होना चाहिए, इसमें से वो माइनस नहीं होना चाहिए, समझे। ध्यान रखना है ये जो आपका टेबल है उसके अंदर जो भी अमाउंट है, ये जितनी भी अंदर अमाउंट है उसको हम बोलते हैं CIJ, कॉस्ट बोलते हैं, CIJ कॉस्ट बोलते हैं उसको। तो मतलब इसमें से वो वाली अमाउंट माइनस होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 15 है। तो 14, 16 और 15 है ना, तो 14, 16, 15 में से ये माइनस करो। देखो 14 में से 10 माइनस करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। 16 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आने वाला है, 5 आएगा। और 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आने वाला है, ठीक है। अब वैसे ही काम करना है दूसरे में। यहाँ पर क्या है 17, 15 और 15, ठीक है। 17, 15 और 15 है। तो 17, 15, 15 की बात करें तो 17 में से 16 माइनस करो तो 1 आएगा, 15 में से 12 माइनस करो तो 3 आएगा और 13 में से 15 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी है 15 और 11। तो 15 और 11, तो यहाँ पर 15 और 11 मतलब 15 और 12, ठीक है। तो 15 और 12 है, तो 15 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आने वाला है 0, और 12 में से 11 माइनस करो तो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ये आपका आ गया। और देखो आज भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू 0 से कम नहीं गई नेगेटिव में। मतलब यहाँ पर लिखने हैं ऑल वैल्यू ऑफ DIJ, ऑल वैल्यू ऑफ DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, greater than equal to 0, then initial solution is optimal, ओके। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन है ना वही फाइनल है, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता। मतलब जो आपका स्टार्टिंग में क्या आंसर आया था वो फाइनल है। 1306 इज ऑप्टिमल आंसर, ओके। मतलब ₹1306 इज ऑप्टिमल कॉस्ट, ओके। इससे और कोई आंसर मतलब कम होने का कोई चांसेस नहीं है। हाँ, एक चीज है कि अल्टरनेटिव आंसर इज पॉसिबल। क्यों पता है, क्योंकि DIJ है ना 0 आया, देखो यहाँ पर एक 0 है, 0 है मतलब कि यहाँ पर ये जो 1306 आया ना उसके जैसा सिमिलर आंसर, मतलब और एक आंसर पॉसिबल है कि 1306 ही आएगा। मतलब उधर भी कॉस्ट 1306 ही होने वाली। मतलब इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं।
ये 0 आया ना, तो मतलब आपका इस क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन निकल सकता है। एक तो आपने निकाल दिया, दूसरा भी निकल सकता है जिसमें भी आंसर 1306 ही आएगा, 1306 से कम नहीं हो सकता, समझे। तो ये एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, एक दूसरा आंसर पॉसिबल है, अल्टरनेटिव आंसर इज पॉसिबल, बट रिडक्शन नहीं होने वाला, कॉस्ट में रिडक्शन नहीं होगा, ऑप्टिमल नहीं होगा, मतलब 1306 से कम होने का कोई भी चांस नहीं है। ये फाइनल आंसर है। क्लियर। तो ये देखो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा पता है, यहां पर माइनस में आएगा, यहां पर कुछ चीज माइनस में आएगी, DIJ में यहां पर माइनस में आएगा, कुछ भी अमाउंट माइनस में आएगा, और माइनस में आया दैट मीन्स कि हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर उसका ऑप्टिमल मतलब ये जो 1306 आया उससे और कम होने का चांसेस होगा, तो करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो